आदित्य राजवंश ने पहली बार महसूस किया कि लड़ाई खत्म होने के बाद की खामोशी सबसे भारी होती है। ये खामोशी डर की नहीं थी, ये उस खाली जगह की थी जहां अब कुछ नया खड़ा किया जाना था। सुबह जब वो उठा तो फोन पर कोई धमकी नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी, कोई दबाव भरा संदेश नहीं था, सिर्फ काम था। घर में माहौल अब बदला हुआ था, न आदेश थे न ताने। लावण्या की मां ने चाय रखते हुए कहा, आज अखबार में तुम्हारा नाम नहीं है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही अच्छा है। 3 साल तक नाम न होने का दर्द झेलने के बाद अब नाम का न होना उसे सुकून दे रहा था। भारतीय राष्ट्र बैंक पहुंचते ही उसे सीधे उस कमरे में बुलाया गया जहां पहले कभी वो खड़ा रहने तक का हक नहीं रखता था। आज वो कुर्सी पर नहीं बैठा, वो बैठक चला रहा था। कमरे में कुछ नए चेहरे थे, कुछ पुराने, लेकिन आज उनकी आंखों में रुतबा नहीं, अनिश्चितता थी। अब हम क्या बदल रहे हैं? एक सदस्य ने पूछा। आदित्य ने बिना भूमिका के कहा, अब हम ये तय करेंगे कि कौन नहीं बदलेगा, सच। स्क्रीन पर एक नया प्रस्ताव खुला, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, हर बड़े फैसले का रिकॉर्डेड कारण और किसी भी दबाव के लिए लिखित जवाबदेही। इससे काम धीमा होगा, किसी ने कहा। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, सही काम तेज नहीं होता, ठीक होता है। कमरे में कोई हंसी नहीं थी, लेकिन विरोध भी नहीं था। दोपहर तक पहला बदलाव लागू हो चुका था। कुछ शक्तियां एक व्यक्ति से हटाकर संस्थागत ढांचे में बांटी गईं। कुछ फाइलें जो सालों से बंद थीं, फिर से खुलीं। ये बदला नहीं था, ये सफाई थी। शाम को आदित्य अकेला अपने केबिन में बैठा था। टेबल पर पुरानी डायरी खुली थी। उसने एक पन्ना पलटा, 3 साल पुराना वाक्य लिखा था, अगर कभी मौका मिला तो मैं वैसा नहीं बनूंगा जैसे ये लोग हैं। आदित्य ने डायरी बंद कर दी। आज वो वाक्य कागज पर नहीं, सिस्टम में उतर रहा था। घर लौटते वक्त शहर शांत था, कोई मीडिया वैन नहीं, कोई कैमरा नहीं। आदित्य ने गहरी सांस ली। ये शांति अंत नहीं थी, ये नींव थी। घर में लावण्या ने पूछा, थक गए हो? आदित्य ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये थकान अच्छी है। लावण्या ने पहली बार बिना डर के मुस्कुराया। रात को आदित्य छत पर खड़ा था। हवा हल्की थी, आसमान साफ। उसने मन ही मन कहा, तोड़ना आसान था, अब बनाना है। और जो ढांचा आज बनेगा वो किसी एक आदमी के लिए नहीं, सबके लिए होगा। आदित्य राजवंश को अब साफ समझ में आ चुका था कि बदलाव का असली इम्तिहान नीतियों में नहीं, लोगों की आदतों में होता है। नीतियां एक दिन में बदल सकती हैं, लेकिन आदतें वे चुपचाप विरोध करती हैं। अगली सुबह जब वो बैंक पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि हवा बदली हुई है। डर नहीं था, लेकिन संकोच था। कुछ लोग अब भी पुराने ढर्रे पर चलना चाहते थे, कुछ नए ढर्रे से घबराए हुए थे, और कुछ पहली बार सोचने को मजबूर थे। भारतीय राष्ट्र बैंक के मुख्य हॉल में आज कोई औपचारिक समारोह नहीं था, कोई प्रेस नहीं, कोई भाषण नहीं। आज काम होना था। आदित्य ने बैठक शुरू करते हुए कहा, आज से कोई भी फैसला एक व्यक्ति का नहीं होगा, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी बिना नाम के नहीं रहेगी। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये वाक्य किसी आदेश से ज्यादा एक चेतावनी था। पहला मुद्दा उठा, एक पुराना प्रोजेक्ट जिसे वर्षों पहले बहुत संवेदनशील कहकर दबा दिया गया था। इसे खोलने से पुराने नाम सामने आ सकते हैं, एक अधिकारी ने कहा। आदित्य ने बिना झिझक जवाब दिया, तो फिर उन्हें सामने आना चाहिए। कोई हंसी नहीं आई, कोई बहस नहीं हुई। फाइल खुली। दोपहर तक बैंक के भीतर छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। केबिन के बाहर लगे बंद दरवाजे खुले, निर्णयों के नोट्स रिकॉर्ड में आने लगे। कुछ लोग असहज थे, कुछ राहत में। आदित्य सब देख रहा था, बोल कम रहा था, क्योंकि वो जानता था असली बदलाव निगरानी से नहीं, निरंतरता से आता है। दोपहर बाद एक जूनियर अधिकारी उसके पास आया, हिचकिचाता हुआ। सर, उसने कहा, पहली बार लग रहा है कि सवाल पूछना गलती नहीं है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर सवाल डर से मर जाए तो सिस्टम पहले मर चुका होता है। उस अधिकारी की आंखों में कुछ हल्का हो गया। शाम होते होते पहला बाहरी असर दिखा। एक बड़ा कारोबारी समूह जो सालों से बैंक पर दबाव बनाता आया था, आज औपचारिक पत्र भेज रहा था, निवेदन के स्वर में। आदित्य ने पत्र पढ़ा, फिर फाइल में रख दिया।
उत्तर बाद में जाएगा, उसने कहा। अब हम दबाव की भाषा में जवाब नहीं देते। घर लौटते समय उसने महसूस किया कि आज रास्ते में कोई पीछा नहीं था, कोई फोन नहीं, कोई चेतावनी नहीं। ये शांति जीत की नहीं थी, ये स्वीकार की शुरुआत थी। घर में माहौल भी बदल रहा था। लावण्या की मां अब उससे सीधे आंख मिलाकर बात करती थी। आदेश नहीं, प्रश्न। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? उन्होंने धीरे से पूछा। आदित्य ने कुर्सी खींचते हुए कहा, सब ठीक कभी नहीं होता, लेकिन सब ईमानदार हो सकता है। यह जवाब उन्हें तुरंत सुकून नहीं दे पाया, लेकिन डर भी नहीं बढ़ा। रात के खाने पर आज कोई चुप्पी भारी नहीं थी। लावण्या ने अचानक कहा, तुम्हें पता है, 3 साल में हमने कभी साथ बैठकर साधारण बातें नहीं की। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि तब सब कुछ साधारण नहीं था। लावण्या ने सिर झुकाया। और अब कोशिश कर सकते हैं, आदित्य ने कहा। यह वादा नहीं था, यह संभावना थी। रात को आदित्य अकेला छत पर खड़ा था। शहर की रोशनियां अब उसे भारी नहीं लग रही थीं। उसे याद आया, जब वो इसी छत से कभी नीचे देखता था तो खुद को छोटा महसूस करता था। आज वही ऊंचाई उसे जिम्मेदार बना रही थी। उसने मन ही मन कहा, ताकत से डर पैदा होता है, न्याय से भरोसा। अगर भरोसा टिक गया तो सिस्टम किसी एक आदमी के जाने से नहीं टूटेगा। अगले दिन बैंक के बाहर एक छोटा सा दृश्य था। एक आम आदमी काउंटर पर खड़ा था, फाइल हाथ में, न डरा हुआ न झुका हुआ। आदित्य दूर से देख रहा था। यही वो दृश्य था जिसके लिए उसने सब कुछ झेला था। शाम को एक पुराना परिचित मिलने आया। इतना सब बदलकर तुम खुश हो? उसने पूछा। आदित्य ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, मैं खुश नहीं हूं, मैं संतुलित हूं। रात को उसने डायरी खोली। आज कुछ लिखा नहीं, क्योंकि अब जो लिखना था वो कागज पर नहीं, सिस्टम में लिखा जा रहा था। उसने डायरी बंद की, खिड़की से बाहर देखा और पहली बार खुद से कहा, अब कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही। आज वो अरबपति था, सत्ता में था, नाम में था, लेकिन सबसे ज्यादा वो एक ऐसा इंसान था जो टूटे ढांचे के बाद खड़ा होना सीख चुका था। और यही हर पुनर्निर्माण की सबसे मजबूत नींव होती है। आदित्य राजवंश ने कभी नहीं सोचा था कि सम्मान लौटते समय आवाज नहीं करेगा। वो न ताली बजाएगा न शोर मचाएगा। वो बस धीरे धीरे जिंदगी में जगह बना लेगा। सुबह जब वो उठा तो घर में कोई हड़बड़ी नहीं थी, न किसी के आदेश की आवाज, न ताने की खनक। लावण्या रसोई में थी। चाय की खुशबू घर में फैली हुई थी। चाय पियोगे? उसने बिना झिझक पूछा। यह सवाल छोटा था, लेकिन इसके पीछे 3 साल का सन्नाटा टूट रहा था। आदित्य ने सिर हिलाया, हां। नाश्ते की मेज पर आज पहली बार सब बैठे थे। लावण्या की मां ने खाना रखते हुए कहा, आज तुम्हें काफी लोगों से मिलना होगा। यह आदेश नहीं था, यह जानकारी थी। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, मिलूंगा, लेकिन सबकी शर्तों पर नहीं। लावण्या की मां कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, ये बात अब समझ में आती है। घर से निकलते वक्त आदित्य ने महसूस किया कि आज किसी ने उसे पीछे से नहीं टोका। यह छोटा सा बदलाव सबसे बड़ा था। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB के बाहर आज फिर मीडिया नहीं थी, लेकिन अंदर लोगों की नजरें थीं। कुछ सिर झुकाकर नमस्ते कर रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। यह डर नहीं था, यह पहचान थी। मीटिंग रूम में आज एजेंडा अलग था। कोई जांच नहीं, कोई टकराव नहीं। आज आदित्य से सलाह मांगी जा रही थी। आपकी राय क्या है? एक सीनियर अधिकारी ने पूछा। आदित्य ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, अगर हम सम्मान चाहते हैं तो पहले सम्मान देना सीखना होगा। कमरे में कोई विरोध नहीं हुआ। दोपहर में एक पुराना चेहरा उससे मिलने आया। वही व्यक्ति जिसने कभी फोन पर उसे धमकाया था। आज उसकी आवाज धीमी थी। हमने आपको गलत समझा, उसने कहा। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, समझ देर से आए तो भी ठीक होती है। शाम को आदित्य घर लौटा। आज दरवाजा खुद ब खुद नहीं खुला, लावण्या ने आकर खोला। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। आज थक गए हो? उसने पूछा। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज अच्छा थक गया हो। रात के खाने पर लावण्या ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, अब लोग मुझे अलग नजर से देखते हैं। आदित्य ने देखा, और तुम्हें कैसा लगता है? अजीब, वो बोली।
लेकिन सही। रात को आदित्य छत पर खड़ा था। शहर की रोशनियां अब उसे बोझ नहीं लग रही थीं। उसे एहसास हुआ, सम्मान ताकत से नहीं आता, वो सहनशीलता से उपजता है। उसने मन ही मन कहा, आज मैंने सब कुछ नहीं जीता, लेकिन जो लौटा है वो खोने लायक नहीं है। और यही नई शुरुआत की सबसे सच्ची पहचान होती है। शाम ढल चुकी थी, लेकिन घर में आज अंधेरा नहीं था। लाइटें जल रही थीं, खिड़कियां खुली थीं और हवा में अजीब सी सहजता थी। आदित्य राजवंश को यह एहसास देर से हुआ कि सम्मान लौटने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है उसे संभाल कर रखना। क्योंकि सम्मान जब डर से आता है तो वो बोझ बनता है, और जब आदत से आता है तो खोखला हो जाता है। लावण्या की मां ने चाय का कप रखते हुए कहा, आज 2 रिश्तेदार मिलने आए थे। आदित्य ने पूछा, किस लिए? पूछ रहे थे कि हम अब किसके साथ खड़े हैं। यह सवाल अब आम हो गया था। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, आप जहां चाहें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन डर के साथ नहीं। लावण्या की मां ने पहली बार गहरी सांस ली। 3 साल तक हम डर के साथ ही खड़े रहे। यह स्वीकार किसी माफी से बड़ा था। रात के खाने पर लावण्या अचानक बोली, अगर सब कुछ इतना बदल गया है। वो रुकी, शब्द ढूंढ रही थी। आदित्य ने देखा, तो हम क्या? लावण्या ने सिर हिलाया। 3 साल, वो बोली। हम पति पत्नी थे, लेकिन साथ नहीं थे। ये शिकायत नहीं थी, ये तथ्य था। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सम्मान वापस आ सकता है, भरोसा उसे फिर से बनाना पड़ता है। लावण्या की आंखें भर आईं, लेकिन वो रोई नहीं। क्या तुम फिर से कोशिश करोगे? उसने पूछा। आदित्य ने धीरे से कहा, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं बनाना चाहता। यह जवाब कठोर नहीं था, यह ईमानदार था। अगले दिन आदित्य को एक निजी निमंत्रण मिला। शहर के वही लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे, आज उसे मंच पर बुलाना चाहते थे। उसने निमंत्रण पढ़ा, फिर बंद कर दिया। अभी नहीं, उसने खुद से कहा। भारतीय राष्ट्र बैंक में आज माहौल स्थिर था। काम चल रहा था, कोई दबाव नहीं, कोई ड्रामा नहीं। एक जूनियर अधिकारी ने कहा, सर, अब लोग आपकी मिसाल देते हैं। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, मिसाल बनना जिम्मेदारी है, मंजिल नहीं। शाम को वो जल्दी घर लौटा। आज पहली बार उसने खुद दरवाजा खोला। लावण्या अंदर बैठी थी, हाथ में पुरानी फोटो एल्बम। ये देखो, उसने कहा, हमारी शादी की। आदित्य ने फोटो देखी। 2 चेहरे, अजनबी मुस्कान। हम दोनों उस दिन भी तैयार नहीं थे, उसने कहा। लावण्या ने सिर हिलाया, और शायद अब भी नहीं। आदित्य ने एल्बम बंद की। रिश्ते कर्ज में नहीं चल सकते, उसने कहा, न एहसान में। लावण्या की आंखों में दुख था, लेकिन साफपन भी। तो क्या हम अलग हो जाएं? उसने पूछा। आदित्य ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, अगर साथ रहना है तो नए सिरे से। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। रात को आदित्य छत पर खड़ा था। शहर की रोशनियां आज नर्म लग रही थीं। उसने महसूस किया, सम्मान लौट आया है। अब सवाल यह नहीं था कि दुनिया क्या कहेगी। सवाल यह था, वो खुद किस जिंदगी में खुद को देखना चाहता है। उसने मन ही मन कहा, नई शुरुआत हमेशा बड़े शोर से नहीं होती। कभी कभी वो बस सच के साथ खड़े होने से शुरू होती है। और आज मैं वहीं खड़ा हूं। आदित्य राजवंश ने हमेशा बड़े फैसले शांति में लिए थे, लेकिन ये शांति किसी जीत की नहीं थी। ये उस मोड़ की थी जहां आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना जरूरी हो जाता है। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो उसे पहली बार कमरे में खालीपन महसूस हुआ। यह खालीपन जगह का नहीं था, यह सवालों का था। घर में आज कोई जल्दी नहीं थी। लावण्या रसोई में थी, लेकिन उसके हाथ काम में नहीं लग रहे थे। आज तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे, उसने बिना देखे कहा। आदित्य ने जैकेट उठाते हुए पूछा, और तुम? लावण्या कुछ पल रुकी। मैं आज खुद से मिलूंगी। यह जवाब किसी बहस का नहीं था, यह ईमानदारी का था। घर से निकलते समय आदित्य ने पहली बार दरवाजे पर रुक कर देखा। 3 साल पहले वो इसी दरवाजे से झुके कंधों के साथ निकलता था।
आज कंधे सीधे थे, लेकिन दिल भारी। भारतीय राष्ट्र बैंक में आज का दिन औपचारिक नहीं था। कोई बड़ी मीटिंग नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस काम और फैसले। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, आज आप घर जल्दी जाएंगे? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज घर का फैसला ऑफिस से ज्यादा जरूरी है। दोपहर में एक संदेश आया, लावण्या का, आज शाम हमें बात करनी चाहिए, शांत मन से। आदित्य ने फोन बंद किया। वो जानता था ये बातचीत टाली नहीं जा सकती। शाम को घर लौटते समय शहर वैसा ही था। लोग अपने काम में थे, ट्रैफिक वही, शोर वही, लेकिन आदित्य के भीतर एक अलग ही हलचल थी। घर में लावण्या बैठी थी, न रोती हुई न मुस्कुराती हुई, बस तैयार। बैठो, उसने कहा। आदित्य बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। हमने, लावण्या ने धीरे से कहा, 3 साल एक ही घर में बिताए, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। आदित्य ने सिर हिलाया। यह सच है। अब जब सब कुछ बदल गया है, वो बोली, तो हमें तय करना होगा क्या हम बदलेंगे। यह सवाल सीधा था, कठोर नहीं। आदित्य ने पहली बार अपनी आवाज को पूरी तरह नरम होने दिया। मैं वापस उस रिश्ते में नहीं जा सकता जो डर पर टिका हो। लावण्या की आंखों में नमी आई, लेकिन उसने पलकें झपका दी। और मैं, वो बोली, उस रिश्ते में नहीं रह सकती जहां अपराध बोध ही एकमात्र पुल हो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। ये रात किसी झगड़े की नहीं थी, ये रात फैसले की थी। आदित्य खिड़की के पास खड़ा हुआ। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, उसने कहा। एक जहां हम अतीत को खींचते रहेंगे, और दूसरा, लावण्या ने पूछा, जहां हम आज से शुरू करेंगे या फिर ईमानदारी से अलग हो जाएंगे। ये धमकी नहीं थी, ये विकल्प था। लावण्या उठकर खिड़की के पास आई। शहर की रोशनियां दोनों के सामने थीं। मैं डर के साथ तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, उसने कहा, और बिना सम्मान के तुम पति नहीं बन सकते। आदित्य ने धीरे से कहा, तो फिर हमें तय करना होगा, साथ चलना है या सही चलना है। कमरे में घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी। यह अध्याय यहां खत्म नहीं हो रहा था, यह बस उस मोड़ पर पहुंचा था जहां एक कदम सब कुछ बदल सकता है। कमरे में घड़ी की सुइयों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज समय की नहीं थी, यह उस इंतजार की थी जो सच से पहले आता है। आदित्य और लावण्या दोनों खिड़की के पास खड़े थे। दोनों के बीच दूरी नहीं थी, लेकिन पास होने का दावा भी नहीं था। तुम जानते हो, लावण्या ने धीरे से कहा, 3 साल में मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आरोप नहीं था, बस स्वीकार था। और मैंने, आदित्य ने कहा, खुद को इतना चुप कर लिया कि शायद तुम्हें मौका ही नहीं दिया। यह स्वीकार किसी सफाई से बड़ा था। लावण्या ने गहरी सांस ली। अगर आज हम सब कुछ भूलकर नया शुरू करें, तो क्या हम ईमानदार रह पाएंगे? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नया शुरू करना पुराना मिटाना नहीं होता, उसका सामना करना होता है। लावण्या की आंखें झुक गईं। और अगर हम सामना नहीं कर पाए तो? उसने पूछा। तो अलग होना हार नहीं होगी, आदित्य ने कहा। वो भी एक ईमानदार फैसला होगा। कमरे में पहली बार दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी, न पति पत्नी की, न अपेक्षाओं की, सिर्फ 2 इंसान। लावण्या सोफे पर बैठ गई। मुझे डर लगता है, उसने कहा, कि लोग क्या कहेंगे। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। 3 साल तक उन्होंने मुझे कचरा कहा और तुम चुप रही। ये कटाक्ष नहीं था, ये सच्चाई थी। लावण्या की आंखों से एक आंसू गिरा। मैं गलत थी, उसने कहा। आदित्य ने पहली बार उस आंसू को देखा, बिना गुस्से के। कुछ देर बाद लावण्या उठी। अगर हम साथ रहते हैं, उसने कहा, तो बराबरी के साथ। आदित्य ने सिर हिलाया। और अगर नहीं, तो सम्मान के साथ अलग। ये वाक्य दोनों के लिए साफ था। आदित्य ने पहली बार उसे सीधे देखा। मैं अब किसी का बोझ नहीं बनूंगा, उसने कहा, न किसी का एहसान। लावण्या ने धीरे से कहा, और मैं किसी की ताकत में छुप कर नहीं रहूंगी। दोनों की बातें एक दूसरे से टकराई नहीं, वे जुड़ गईं। रात अब गहरी हो चुकी थी। आदित्य ने लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा नहीं था, बस स्पष्टता थी। हमें, लावण्या ने कहा, एक समय चाहिए। आदित्य ने जवाब दिया, मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन झूठ के साथ नहीं। लावण्या ने सिर हिलाया। उस रात दोनों ने एक ही छत के नीचे, लेकिन अलग अलग कमरों में नींद ली। ये दूरी नहीं थी, ये जगह थी सोचने की। सुबह आदित्य जल्दी उठा। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर जाग रहा था। आज कोई निर्णय कागज पर नहीं लिखा गया था, लेकिन एक बात साफ थी, अब उनका रिश्ता मजबूरी नहीं रहेगा। या तो चुनाव होगा या विदाई।
दोनों में से जो भी होगा वो सच के साथ होगा। आदित्य ने मन ही मन कहा, दो रास्ते हमेशा सामने होते हैं, गलत और सही नहीं, डर और ईमानदारी। और आज मैंने डर नहीं चुना। सुबह की रोशनी हमेशा नई शुरुआत का वादा नहीं करती। कभी कभी वो बस ये दिखाती है कि रात में क्या क्या बदल चुका है। आदित्य राजवंश ने आंखें खोलीं तो कमरे में अजीब सी शांति थी। ये वो शांति नहीं थी जो थकान के बाद आती है। ये उस फैसले की शांति थी जो लिया जा चुका हो, भले ही शब्दों में ना कहा गया हो। वो कुछ देर बिस्तर पर बैठा रहा। कोई जल्दी नहीं थी। आज उसे किसी को साबित नहीं करना था कि वो सही है। घर में हल्की सी हलचल थी। रसोई से चाय की आवाज आ रही थी। बर्तन टकरा रहे थे, लेकिन गुस्से में नहीं। आदित्य बाहर आया। लावण्या रसोई में खड़ी थी। उसने पलटकर देखा। कोई औपचारिकता नहीं, कोई डर नहीं। चाय बना ली है, उसने कहा, अगर पीनी हो तो। ये वाक्य न बुलावा था न दूरी, बस एक विकल्प। आदित्य ने सिर हिलाया। ठीक है। वे दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। बीच में कोई बात नहीं थी, लेकिन बोझ भी नहीं। कुछ मिनटों तक सिर्फ चाय की भाप उठती रही। फिर लावण्या बोली, मैंने रात भर सोचा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। मैंने भी। मैं ये नहीं कह सकती कि सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि अब झूठ नहीं चलेगा। आदित्य की आवाज नरम थी। झूठ अब मेरे लिए भी विकल्प नहीं है। लावण्या ने गहरी सांस ली। मां से बात करनी पड़ेगी। आदित्य ने सिर हिलाया। और बाहर की दुनिया से भी। लोग सवाल करेंगे, उसने कहा। लोग हमेशा करते हैं, आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया। अब फर्क बस इतना है कि हम खुद से सवाल छुपाएंगे नहीं। भारतीय राष्ट्र बैंक के लिए निकलते वक्त आदित्य ने पहली बार घर के दरवाजे पर रुककर पीछे नहीं देखा। आज पीछे देखने की जरूरत नहीं थी। ऑफिस में माहौल स्थिर था। कोई सनसनी नहीं, कोई अफवाह नहीं। काम अपनी गति से चल रहा था। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, सर, लोग पूछ रहे हैं आप आगे क्या करने वाले हैं। आदित्य ने बिना रुके जवाब दिया, वही जो जरूरी है, शोर के बिना। दोपहर में एक रिपोर्ट आई। सुधारों का असर जमीन पर दिखने लगा था। छोटे खाता धारकों की शिकायतें कम हुई थीं। निर्णय तेज नहीं, साफ हो रहे थे। आदित्य ने फाइल बंद की। यही वो नतीजा था जिसके लिए उसने सब सहा था। शाम को वो जल्दी घर लौटा। लावण्या ड्राइंग रूम में बैठी थी। कुछ कागज सामने रखे थे। मैंने कुछ बातें लिखी हैं, उसने कहा, अपने लिए। आदित्य ने पूछा, और हमारे लिए? लावण्या ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर हम चाहें तो उनमें से कुछ हमारे लिए भी हो सकती हैं। आदित्य ने उन कागजों को नहीं छुआ। उसने बस कहा, जल्दी नहीं है। यह पहली बार था जब जल्दी ना होना कमजोरी नहीं थी। रात को आदित्य फिर खिड़की के पास खड़ा था। शहर वैसा ही था, लेकिन अब उसका रिश्ता शहर से बदल चुका था। आज वो अकेला नहीं था, लेकिन बंधा भी नहीं था। उसने मन ही मन कहा, कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव शोर से नहीं आता, वो बस सुबह के बाद धीरे धीरे आकार लेता है। शाम का समय धीरे धीरे उतर रहा था। घर की खिड़कियों से आती हल्की धूप अब सुनहरी नहीं, शांत लग रही थी। ये वही घर था, लेकिन अब उसकी दीवारों में दबी हुई आवाजें नहीं थीं। आदित्य राजवंश ड्राइंग रूम में बैठा था। उसके सामने कोई फाइल नहीं थी, कोई फोन नहीं बज रहा था। आज पहली बार उसके पास समय था, खुद के लिए। लावण्या कमरे में आई। उसके हाथ में एक छोटा बैग था। मैं मां के घर जा रही हूं, उसने कहा, कुछ दिन के लिए। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में न घबराहट थी, न अपराध बोध। तुम्हें जाना चाहिए, आदित्य ने कहा, खुद को समझने के लिए। यह अनुमति नहीं थी, यह सम्मान था। लावण्या कुछ पल रुकी। मैं भाग नहीं रही, उसने कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे पता है, भागना और ठहरना दोनों अलग चीजें हैं। लावण्या की आंखें हल्की सी नम हुई। लावण्या की मां कमरे में आई। पहली बार उनकी आवाज में कोई हुक्म नहीं था। हम सब ने बहुत कुछ गलत किया, उन्होंने कहा। शायद ये दूरी ठीक कर दे। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया। दूरी तभी ठीक करती है जब वो डर से नहीं, समझ से ली जाए। लावण्या की मां ने धीरे से सिर हिलाया। दरवाजे पर लावण्या रुकी। अगर मैं वापस आऊं, उसने कहा।
आदित्य ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तो तुम किसी की पत्नी बनकर नहीं, एक इंसान बनकर आओगी। लावण्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दरवाजा बंद हुआ। घर अचानक खाली नहीं लगा। आदित्य ने महसूस किया, ये खालीपन दबाव का नहीं था, ये जगह थी जहां कुछ नया उग सकता है। अगले दिन ऑफिस में आदित्य पहले से ज्यादा स्थिर था। एक अधिकारी ने कहा, सर, आपका फैसला लोगों को भरोसा दे रहा है। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, भरोसा कागज से नहीं, आचरण से बनता है। शाम को वो अकेला छत पर खड़ा था। आज शहर की आवाजें उससे टकरा नहीं रही थीं, वे उसके साथ बह रही थीं। उसने मन ही मन कहा, कुछ रिश्ते तुरंत नहीं टूटते, कुछ फैसले तुरंत नहीं जुड़ते, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को आजादी के साथ छोड़ते हैं तो वहीं से ईमानदारी शुरू होती है। फोन पर एक संदेश आया, लावण्या का, मैं ठीक हूं, सोच रही हूं, जल्दी नहीं करूंगी। आदित्य ने जवाब नहीं लिखा। उसने फोन रखा और आसमान की तरफ देखा। आज कोई वादा नहीं हुआ, कोई विदाई नहीं हुई, लेकिन एक दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। अब जो भी होगा वो मजबूरी नहीं होगा, वो चयन होगा। समय कभी सवाल नहीं पूछता, वो बस इंतजार करता है और फिर जवाब मांगता है। आदित्य राजवंश के लिए ये कुछ दिन सबसे शांत और सबसे भारी थे। फोन कम बजता था, मीटिंग्स चलती थीं, काम आगे बढ़ रहा था, लेकिन घर अब भी खाली था। सुबह की दिनचर्या बदल गई थी। अब कोई रसोई की आवाज नहीं थी, चाय वो खुद बना रहा था। पहले ये काम अपमान जैसा लगता था, आज ये आत्मनिर्भरता था। आदित्य खिड़की के पास बैठा चाय पीते हुए शहर को देख रहा था। शहर वही था, लेकिन उसके साथ उसका रिश्ता बदल चुका था। भारतीय राष्ट्र बैंक में काम अब स्थिर लय में था। कोई आपात बैठक नहीं, कोई पर्दे के पीछे का खेल नहीं। सिस्टम धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीख रहा था। एक अधिकारी ने कहा, सर, अब फैसले आपके नाम से नहीं, प्रक्रिया से हो रहे हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, यही मकसद था। दोपहर में एक रिपोर्ट आई। पुराने मामलों की जांच आगे बढ़ रही थी। कुछ नाम अब भी ताकतवर थे, कुछ टूटने लगे थे। आदित्य ने रिपोर्ट बंद की। उसके चेहरे पर कोई संतोष नहीं था, क्योंकि न्याय खुशी नहीं देता, वो बस सही होने का बोझ देता है। शाम को वो घर लौटा। घर अब भी वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन बिना लावण्या के वे दीवारें अब तंग नहीं लग रही थी, वे खामोश थीं। आदित्य ने लिविंग रूम की लाइट नहीं जलाई। अंधेरे में बैठकर उसने पहली बार अपने भीतर झांका। क्या वो अकेला था या पहली बार आजाद? फोन पर एक मैसेज आया, लावण्या का नहीं, किसी पुराने परिचित का। लोग पूछ रहे हैं, अब तुम्हारी जिंदगी में अगला कदम क्या होगा? आदित्य ने मैसेज पढ़ा और फोन रख दिया। उसे जवाब खुद नहीं पता था। रात को उसने डायरी खोली। आज उसने लिखा, समय दूरी को परखता है। अगर दूरी सच के साथ टिकी रहे तो रिश्ता या तो मजबूत बनता है या ईमानदारी से खत्म होता है। दोनों में से कोई भी हार नहीं होती। खिड़की से बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। आदित्य ने आंखें बंद की। आज उसे किसी से माफी नहीं मांगनी थी, किसी को मनाना नहीं था, उसे बस समय को अपना काम करने देना था। उसने मन ही मन कहा, कुछ फैसले हम नहीं लेते, समय उन्हें हमारे सामने खुद रख देता है, और आज मैं उस इम्तिहान के बीच खड़ा है। बारिश पूरी रात होती रही। सुबह जब आदित्य राजवंश की नींद खुली तो खिड़की के बाहर हवा में एक अलग सी ताजगी थी। ये ताजगी सुकून की नहीं थी, ये उस बदलाव की थी जो बिना शोर किए अंदर तक उतर जाता है। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नाम था, लावण्या। मैसेज छोटा था, मैं कुछ समझ पाई हूं, आज बात करनी है, फोन पर नहीं, सामने। आदित्य ने देर तक स्क्रीन को देखा। यह संदेश जल्दबाजी में नहीं लिखा गया था, हर शब्द में ठहराव था। उसने जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखा, ठीक है। दिन भर ऑफिस में काम चलता रहा, लेकिन आदित्य का ध्यान फाइलों में नहीं था। वो पहली बार किसी फैसले से डर नहीं रहा था, वो बस उसकी सच्चाई के लिए तैयार हो रहा था। एक जूनियर अधिकारी ने कहा, सर, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि आज मैं किसी और के लिए नहीं,
खुद के लिए साफ होना चाहता हूं। शाम होते ही वो तय जगह पर पहुंच गया। वो कोई महंगा रेस्टोरेंट नहीं था, ना कोई यादों से भरी जगह, बस एक शांत सा कैफे। लावण्या पहले से बैठी थी। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न मजबूरी, बस स्पष्टता। आदित्य बैठा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर लावण्या बोली, इन दिनों में मैंने पहली बार अपने बारे में सोचा। आदित्य ने उसकी बात नहीं काटी। मैंने समझा, वो आगे बोली, कि मैं तुम्हारे साथ डर की वजह से थी और तुम्हारे खिलाफ भी डर की वजह से। यह स्वीकार आसान नहीं था। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, और मैंने समझा कि चुप रहना हमेशा त्याग नहीं होता, कभी कभी वो कायरता भी होता है। लावण्या ने धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों गलत थे, वो बोली, लेकिन अब गलत बने रहना जरूरी नहीं है। कुछ देर बाद लावण्या ने सीधा सवाल किया, अगर मैं वापस आऊं तो क्या हम पति पत्नी की तरह नहीं, दो बराबर इंसानों की तरह शुरू कर सकते हैं? आदित्य ने एक पल भी नहीं टाला। अगर तुम वापस आओगी, उसने कहा, तो वो वापसी मेरी जिंदगी में नहीं, मेरे साथ होगी। लावण्या की आंखों में नमी आई, लेकिन इस बार वो नमी कमजोरी की नहीं थी। और अगर, लावण्या ने कहा, रास्ते में लगे कि हम साथ नहीं चल पा रहे, आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, तो हम एक दूसरे को तोड़ेंगे नहीं। ये वादा नहीं था, ये सीमा थी। कैफे से बाहर निकलते समय बारिश फिर शुरू हो गई थी। लावण्या ने कहा, मैं आज घर नहीं आ रही। आदित्य ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने आगे जोड़ा, लेकिन अब दूरी भागने की नहीं होगी। लावण्या ने हल्की मुस्कान दी। घर लौटते समय आदित्य ने महसूस किया, आज घर खाली नहीं लगेगा, भले ही वो अकेला हो, क्योंकि अब अनिश्चितता में भी ईमानदारी थी। रात को उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी, सड़कें चमक रही थी। उसने मन ही मन कहा, समय ने अपना काम कर दिया है, अब फैसला डर नहीं करेगा, अब जो भी होगा वो साफ होगा। आज रिश्ता तय नहीं हुआ, लेकिन दिशा तय हो गई, और कभी कभी यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ वापसियां अचानक नहीं होती, वे शोर के साथ नहीं आती, वे बस धीरे से जिंदगी में कदम रखती हैं, जैसे कोई पुराना संगीत फिर से सुनाई देने लगे। आदित्य राजवंश के लिए यह सुबह वैसी ही थी। फोन पर कोई घोषणा नहीं थी, कोई तय तारीख नहीं, बस एक मैसेज, आ जाऊंगी, बिना सवालों के। आदित्य ने स्क्रीन देखी, जवाब नहीं लिखा, क्योंकि कुछ बातों में शब्द रुकावट बन जाते हैं। सुबह का शहर पहले जैसा ही था, लेकिन आदित्य के भीतर अब जल्दबाजी नहीं थी। उसने कॉफी बनाई, खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे पी। 3 साल पहले ऐसा करना उसके लिए भी विलास था, आज ये सामान्य था। भारतीय राष्ट्र बैंक में आज एक अजीब सी हलचल थी। कोई संकट नहीं, कोई जांच नहीं, बस लोगों की नजरें। एक अधिकारी ने कहा, सर, लोग आपसे निजी तौर पर भी जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, तब हमें और जिम्मेदार होना होगा। दोपहर तक एक खबर बाहर आ चुकी थी। कोई बयान नहीं था, कोई प्रेस रिलीज नहीं, बस किसी ने देखा था कि आदित्य की गाड़ी उस कॉलोनी में फिर से खड़ी थी। लोगों ने अनुमान लगाए, कुछ ने कहा सब ठीक हो गया, कुछ ने कहा यह सब दिखावा है। आदित्य ने किसी अनुमान को सच मानने की कोशिश नहीं की। शाम को वो घर लौटा। घर साफ था, शांत था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे तैयार रखा हो। दरवाजा खुला, लावण्या अंदर आई। उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, सिर्फ एक फाइल थी। मैं रहने नहीं आई, उसने कहा, मैं शुरुआत करने आई हूं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था। ठीक है, उसने कहा, बस इतना ही। वे दोनों सोफे पर बैठे, बीच में कोई दूरी नहीं थी। लोग बातें करेंगे, लावण्या ने कहा। लोग हमेशा करते हैं, आदित्य ने जवाब दिया। अब फर्क यह है कि हम सुनकर खुद को नहीं बदलेंगे। लावण्या ने फाइल खोली। उसमें कुछ पन्ने थे। मैंने कुछ सीमाएं लिखी हैं, उसने कहा, तुम्हारी, मेरी और हमारी। आदित्य ने एक पन्ना पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने फाइल बंद की। यह समझदारी है, उसने कहा। लावण्या ने हल्की राहत की सांस ली। रात को दोनों ने एक साथ खाना खाया। कोई औपचारिकता नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस सामान्यता। 3 साल बाद यही सबसे बड़ा बदलाव था। बालकनी में खड़े होकर आदित्य ने कहा, अगर कभी फिर से डर आए तो पहले बोलेंगे,
लावण्या ने सिर हिलाया। और अगर बोलने से भी कुछ न बदले तो हम खुद को नहीं खोएंगे। ये वादा नहीं था, ये समझ थी। रात को आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। आज शहर की रोशनियां उसे नहीं देख रही थी, वे अपनी जगह थी। उसने मन ही मन कहा, कुछ रिश्ते तब लौटते हैं जब वे बोझ नहीं रहते, और आज ये वापसी उसी तरह की है। दुनिया अभी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन बहुत जल्द उसे दिखेगा ये साथ डर से नहीं, चुनाव से बना है। अगली सुबह खबर ने उनसे पहले कदम रख दिया। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन तस्वीरें बोलने लगी थी। आदित्य राजवंश और लावण्या एक ही गाड़ी में, एक ही रास्ते पर। कुछ ने इसे समझौता कहा, कुछ ने नाटक, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद ये चुनाव हो सकता है। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB पहुंचते ही आदित्य को समझ आ गया कि आज का दिन सामान्य नहीं होगा। लॉबी में कैमरे नहीं थे, लेकिन नजरें थीं। एक सीनियर अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, सर, लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह स्थायी है। आदित्य ने बिना रुके जवाब दिया, स्थायित्व दिखावे से नहीं आता। यह जवाब बिना नाम लिए सबको मिल गया। दोपहर में पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। कोई मंच नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक सामूहिक बैठक। आदित्य अंदर गया तो लावण्या उसके साथ थी। किसी ने फुसफुसाया, किसी ने सिर झुकाया। लावण्या ने आदित्य की तरफ देखा। अगर असहज लगे तो वो रुकी। आदित्य ने धीरे से कहा, हम यहां छुपने नहीं आए हैं। बैठक शुरू हुई। काम की बात चली, नंबर बोले, तथ्य बोले। किसी ने निजी सवाल नहीं किया, लेकिन हवा में एक सवाल तैर रहा था। ब्रेक के दौरान एक पत्रकार ने हिम्मत की, क्या ये वापसी सार्वजनिक दबाव का नतीजा है? लावण्या ने पहली बार खुद जवाब दिया, अगर दबाव होता, उसने शांत स्वर में कहा, तो हम आज यहां नहीं होते। कमरा कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। शाम को एक निजी आयोजन था। कुछ बड़े नाम, कुछ पुराने चेहरे। आदित्य और लावण्या साथ पहुंचे। कोई हाथ पकड़ना नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस बराबरी। एक महिला ने लावण्या से कहा, आप बहुत साहसी हैं। लावण्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, साहस तब नहीं लगता जब आप डर से भाग रहे हो। घर लौटते वक्त लावण्या ने कहा, आज मैंने खुद को कमजोर महसूस नहीं किया। आदित्य ने सिर हिलाया, क्योंकि आज तुम अकेली नहीं थी। घर में दोनों ने चाय बनाई, साथ खड़े होकर, बिना शब्दों के। ये दृश्य 3 साल पहले असंभव था। रात को बालकनी में दोनों खड़े थे। शहर नीचे चमक रहा था। दुनिया ने देख लिया, लावण्या ने कहा। आदित्य ने जवाब दिया, अब दुनिया हमारी शर्तें नहीं तय करेगी। फोन पर एक मैसेज आया, अब सब ठीक है? आदित्य ने मैसेज डिलीट कर दिया। फिर लावण्या की तरफ देखा। सब ठीक नहीं होता, उसने कहा, सब सच्चा होता है। लावण्या ने धीरे से सिर हिलाया। आज कोई घोषणा नहीं हुई, कोई जीत नहीं मानी गई, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ये साथ कमजोरी नहीं था, ये चुनाव था। और यही सबसे बड़ी सार्वजनिक परीक्षा थी, जिसे वे शांत तरीके से पास कर चुके थे। कुछ लड़ाइयां तब शुरू होती हैं जब आप समझते हैं कि सब शांत हो गया है। आदित्य राजवंश को यह बात अब अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। साथ लौट आया था, सम्मान भी, लेकिन सत्ता कभी किसी को शांति से टिकने नहीं देती। सुबह के अखबारों में आज एक अलग लहजा था। कोई सीधा आरोप नहीं, कोई सनसनी नहीं, बस सवाल, क्या आदित्य राजवंश अब भी निष्पक्ष रह पाएंगे? क्या निजी जीवन उनके फैसलों को प्रभावित करेगा? आदित्य ने अखबार मोड़ दिया। सवाल उसे डराने के लिए नहीं, उसे परखने के लिए थे। घर में माहौल सामान्य था। लावण्या ने नाश्ता बनाते हुए कहा, आज मीडिया ज्यादा सक्रिय है। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, जब पुराने लोग नए नियमों में फिट नहीं होते तो वे सवाल पूछते हैं। लावण्या ने उसकी तरफ देखा, और अगर सवाल हमारे रिश्ते पर आए तो? आदित्य ने बिना सोचे कहा, तो हम रिश्ते को नहीं, अपने फैसलों को साफ रखेंगे। ये भरोसा नहीं था, ये रणनीति थी। भारतीय राष्ट्र बैंक BRB में आज माहौल फिर बदल रहा था। कोई खुला विरोध नहीं था, लेकिन हवा में तनाव था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, कुछ पुराने नाम फिर से सक्रिय हो रहे हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। वे कभी गए ही नहीं थे। दोपहर की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया, ऐसा प्रस्ताव जो कागज पर बहुत संतुलित दिखता था, लेकिन आदित्य ने पहली नजर में ही उसकी चाल पहचान ली। ये नियम सुधार के नाम पर पीछे जाने का रास्ता है,
उसने कहा। कमरे में कुछ लोग असहज हो गए। आप बहुत सख्त हो रहे हैं, एक आवाज आई। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सख्त नहीं हूं, मैं स्पष्ट हूं। स्पष्टता सबसे ज्यादा उन लोगों को चुभती है जो धुंध में काम करना चाहते हैं। शाम को एक पुराना चेहरा फिर सामने आया, फोन पर। तुम्हारी जिंदगी बहुत सार्वजनिक हो गई है। आवाज में पुराना घमंड था। आदित्य ने फोन काट दिया। कुछ लोगों से अब बात करने की जरूरत नहीं थी। घर लौटते वक्त उसने महसूस किया कि आज गाड़ी 2 बार धीमी हुई। पीछा नहीं था, लेकिन निगरानी थी। यह संकेत था। घर में लावण्य ने भी वही महसूस किया। आज कुछ अलग लग रहा है, उसने कहा। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब हम अकेले नहीं चल रहे और कुछ लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रात को दोनों बालकनी में खड़े थे। शहर की रोशनियां आज चमकदार नहीं थीं, वे नजर रख रही थीं। क्या डर लग रहा है? लावण्या ने पूछा। आदित्य ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। उसने मन ही मन कहा, नई पहचान हमेशा नई जिम्मेदारी लाती है और पुरानी दुश्मनी हमेशा नया रूप लेकर लौटती है। आज शांति है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। दुनिया अब उन्हें एक कहानी की तरह देख रही थी, लेकिन आदित्य जानता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो बस हमला हमेशा शोर से नहीं होता, कभी कभी वो एक दस्तावेज, एक खबर या एक सवाल बनकर आता है। आदित्य राजवंश को यह एहसास उस सुबह हुआ जब बैंक पहुंचते ही उसके केबिन के बाहर असामान्य हलचल दिखी। लोग बात कर रहे थे, धीमी आवाज में, नजरें बचाकर। ये डर नहीं था, ये तैयारी थी। उसके टेबल पर एक फाइल रखी थी, लाल कवर, ऊपर लिखा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिव्यू। आदित्य ने फाइल खोली। अंदर शब्द बहुत सभ्य थे। आरोप सीधे नहीं थे, बस सवाल थे। क्या निजी जीवन निर्णयों को प्रभावित कर रहा है? क्या कुछ सुधार चयनात्मक है? आदित्य ने फाइल बंद कर दी। यही था पहला खुला वार। मीटिंग बुलाई गई। कमरे में पुराने और नए दोनों तरह के चेहरे थे। यह प्रक्रिया का हिस्सा है, एक सदस्य ने कहा। इसे व्यक्तिगत न लें। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर प्रक्रिया सभी के लिए समान है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये जवाब हमलावरों को पसंद नहीं आया। आपकी पत्नी, एक आवाज उठी। आदित्य ने पहली बार बीच में टोका। मेरे फैसलों पर बात होगी, उसने कहा, मेरे रिश्तों पर नहीं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये रेखा थी और सबने देख लिया था। दोपहर तक खबर बाहर आ चुकी थी। कोई आरोप नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस एक सवालिया शीर्षक, क्या सुधारों के पीछे नई नजदीकियां हैं? लावण्या ने खबर पढ़ी। उसकी उंगलियां हल्की कांप गईं। मैं वजह बन रही हूं, उसने कहा। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, तुम वजह नहीं हो, तुम बहाना हो, और वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास अब तर्क नहीं बचे। शाम को पहला सीधा दबाव आया। एक वरिष्ठ अधिकारी अकेले मिलने आया। अगर आप कुछ कदम पीछे ले लें, उसने कहा, तो ये मामला यहीं रुक जाएगा। आदित्य ने सीधे उसकी आंखों में देखा। और अगर नहीं रुका तो? उसने पूछा। तो नुकसान निजी भी हो सकता है। ये धमकी थी, सभ्य भाषा में। आदित्य ने कुर्सी से उठते हुए कहा, आप लोग मेरी पुरानी पहचान से लड़ रहे हैं। जहां मैं चुप था। वो रुका, फिर बोला, नई पहचान चुप नहीं रहती। वो अधिकारी कुछ नहीं बोला। घर लौटते वक्त लावण्या ने पूछा, अगर ये सब और बढ़ गया तो? आदित्य ने गाड़ी रोक दी। पहली बार तो हम और साफ होंगे, उसने कहा, और ज्यादा खुलकर। लावण्या ने उसकी तरफ देखा। डर अब भी था, लेकिन उसके पीछे विश्वास खड़ा था। रात को घर के बाहर एक अजनबी गाड़ी कुछ देर रुकी, फिर चली गई। कोई संदेश नहीं छोड़ा गया, लेकिन संकेत साफ था। बालकनी में खड़े होकर आदित्य ने शहर को देखा। आज रोशनियां डरावनी नहीं थीं, वे चेतावनी दे रही थीं। उसने मन ही मन कहा, पुराने साए हमेशा लौटते हैं जब रोशनी तेज हो जाती है, लेकिन इस बार मैं रोशनी कम नहीं करूंगा। लावण्या उसके पास आकर खड़ी हुई। हम साथ हैं, उसने कहा। कोई सवाल नहीं। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। आज ये वाक्य काफी था, क्योंकि अब ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं थी। ये नई पहचान की लड़ाई थी, जो झुकने नहीं, खड़े रहने के लिए बनी थी। और ये सिर्फ शुरुआत थी। कभी कभी लड़ाई बाहर नहीं होती, वो भीतर शुरू होती है, उन्हीं लोगों के बीच जो कल तक साथ खड़े थे। आदित्य राजवंश को यह बात उस सुबह समझ आ गई जब बैंक के गलियारे जरूरत से ज्यादा शांत थे। ये शांति काम की नहीं थी,
ये साजिश की थी। उसके केबिन में आज कोई फाइल नहीं रखी थी। ये असामान्य था। आदित्य ने कुर्सी पर बैठते ही कैलेंडर देखा। आज की तारीख उस दिन से मेल खा रही थी जब 3 साल पहले उसे एक फैसले के कारण सब कुछ खोना पड़ा था। इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश हमेशा करता है। पहली मीटिंग में एक प्रस्ताव अचानक सामने आया, बिना पूर्व सूचना, बिना एजेंडा। ये एक आपात निर्णय है, एक सदस्य ने कहा। आदित्य ने दस्तावेज उठाया। ऊपर लिखा था, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। आदित्य ने आंखें उठाईं। यह हमला अब छुपा नहीं था, यह प्रक्रिया है, किसी ने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। आदित्य ने शांत स्वर में पूछा, किस आधार पर? कमरे में कुछ लोग नजरें चुराने लगे। यही था पहला विश्वासघात। आदित्य ने दस्तावेज बंद कर दिया। आप सब जानते हैं, उसने कहा, कि यह ना तो अस्थायी है, ना ही प्रक्रिया। कमरे में हवा भारी हो गई। आप बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं, एक आवाज आई। आदित्य ने पहली बार मेज पर हाथ रखा। व्यक्तिगत तब होता, उसने कहा, जब मैं डर से झुकता। दोपहर तक खबर बाहर नहीं गई थी, लेकिन भीतर रेखाएं खिंच चुकी थीं। कुछ लोग अब खुलकर उससे बच रहे थे। कुछ जाने पहचाने चेहरे अचानक अनुपस्थित थे। एक जूनियर अधिकारी चुपचाप आया। सर, उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ फाइलें बिना आपके साइन आगे बढ़ा दी गई हैं। आदित्य की आंखें पहली बार सख्त हुईं। यह सबसे बड़ा जोखिम था। शाम को लावण्या का फोन आया। आज कुछ अलग है, उसने कहा। खबरों में तुम्हारा नाम अजीब लहजे में लिया जा रहा है। आदित्य ने गाड़ी रोक दी। क्योंकि, उसने कहा, अब हमला मेरे फैसलों पर नहीं, मेरी विश्वसनीयता पर है। घर पहुंचते ही उसने लैपटॉप खोला। अंदरूनी मेल्स, पुरानी फाइलें। किसी ने जानबूझकर टाइमलाइन बदली थी। ये गलती नहीं थी, ये चाल थी। रात गहराती जा रही थी। आदित्य बालकनी में खड़ा था। आज शहर की रोशनियां चमक नहीं रही थीं, वे टूटने को तैयार थीं। उसने मन ही मन कहा, जब विश्वास भीतर से टूटता है तो लड़ाई सबसे कठिन होती है। लेकिन यही वो पल होता है जहां पीछे हटना सबसे आसान और सबसे घातक होता है। लावण्या उसके पास आकर खड़ी हुई। अगर ये सब हद से आगे चला गया, उसने पूछा। आदित्य ने धीरे से कहा, तो मैं पूरा जोखिम लूंगा। किसका? सब कुछ खोने का, ताकि सच बचे। आज दांव खुल चुका था, और ये दांव किसी और ने नहीं, उसी सिस्टम ने लगाया था जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था। रात अब सिर्फ गहरी नहीं थी, वो भारी हो चुकी थी। आदित्य राजवंश के सामने लैपटॉप की स्क्रीन खुली थी और उस पर वे ईमेल्स थे जिन्हें कभी भेजा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन भेजे गए थे जानबूझकर। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, वही नाम जिसने पिछले महीनों में सबसे ज्यादा सहयोग दिखाया था। आदित्य ने आंखें बंद की। विश्वासघात हमेशा दुश्मनों से नहीं आता, वो अक्सर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों से आता है। सुबह होते ही उसने आपात बैठक बुलाई। कोई औपचारिक मेल नहीं, कोई नोटिस नहीं, सिर्फ संदेश। अभी कमरे में जिन चेहरों को होना चाहिए था वे थे, और जिनका नहीं होना चाहिए था वे भी थे। आदित्य खड़ा हुआ। आज उसके हाथ में कोई फाइल नहीं थी, उसके पास सिर्फ सच था। कुछ फैसले, उसने कहा, बिना मेरी जानकारी के लिए गए हैं। कमरे में कोई आवाज नहीं आई। और कुछ दस्तावेज, वो आगे बोला, बाहरी हाथों में पहुंचे हैं। अब कुछ लोग सीधे नहीं देख पा रहे थे। अगर ये गलती है, आदित्य ने कहा, तो अभी बोलिए। कमरा पत्थर हो गया। फिर एक आवाज आई, थोड़ी कांपती हुई। आपने सब कुछ बहुत तेज कर दिया, उसने कहा। सिस्टम इतना बदलाव नहीं सह सकता। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। तो आपने सिस्टम को बचाने के नाम पर उसे ही बेच दिया। वो व्यक्ति चुप हो गया। आदित्य ने स्क्रीन ऑन की। ईमेल्स, टाइम स्टैम्प्स, रिकॉर्ड, सब सामने था। अब इनकार की कोई जगह नहीं थी। आज से, आदित्य ने साफ कहा, मैं एक भी फासला इस कमरे के बाहर चुपचाप नहीं जाने दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने कहा। आदित्य की आवाज अब भी शांत थी। मैं कर चुका हूं। उसी पल उसने दूसरा आदेश पढ़ा, एक स्वतंत्र ऑडिट, बिना आंतरिक लोगों के, बिना देरी। ये वही कदम था जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते थे। दोपहर तक खबर बाहर आ चुकी थी। आंतरिक जांच शुरू। कुछ वरिष्ठ अधिकारी निलंबित। नाम नहीं थे,
लेकिन संदेश साफ था, अब खेल पीछे नहीं जाएगा। शाम को वो घर लौटा। लावण्या ने उसका चेहरा देखते ही समझ लिया। तुमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, उसने कहा। आदित्य ने जूते उतारते हुए जवाब दिया, या तो ये करता या फिर से चुप हो जाता। लावण्या कुछ नहीं बोली, बस उसके पास बैठ गई। रात को दोनों बालकनी में खड़े थे। आज शहर की रोशनियां अस्थिर लग रही थीं। अगर ये सब तुम्हारे खिलाफ चला गया, लावण्या ने पूछा। आदित्य ने धीरे से कहा, तो कम से कम मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा। फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अब पीछे हट जाओ, ये आखिरी मौका है। आदित्य ने मैसेज डिलीट किया, फिर फोन बंद कर दिया। उसने मन ही मन कहा, जब दांव इतने बड़े हों तो आधा सच सबसे बड़ा झूठ बन जाता है, और आज मैंने पूरा सच चुन लिया है। ये लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही, ये सिस्टम के भीतर सिस्टम के खिलाफ थी। और आदित्य जानता था, या तो ये रास्ता उसे तोड़ देगा या फिर सब कुछ बदल देगा। बीच का कुछ भी अब संभव नहीं था।